रुकिए आ रहा है। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? जैसा कि आप लोगों को पता है कि अधिक ठंड बढ़ जाने के कारण सभी विद्यालय बंद हो गई है, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई में कोई समस्या उत्पन्न ना हो, कोई अड़चन ना आए, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं। तो इस ऑनलाइन क्लास को आप लोग जरूर अटेंड कीजिए, जरूर पढ़िए, क्योंकि हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, पढ़ाई में कोई समस्या उत्पन्न ना हो और लगातार पढ़ाई भी जारी रहे और आप लोग घर में सुरक्षित भी रहें। तो घर में सुरक्षित रहिए और पढ़ाई को जारी रखिए। तो आप लोग जान रहे होंगे कि पिछली क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे पढ़े हैं, व्याकरण पढ़े, हिंदी पढ़े, बहुत सारे चैप्टर पढ़े, बहुत चीज़ पढ़े, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आज फर्स्ट डे ऑनलाइन क्लासेस है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को फिर पीछे से थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा कुछ पढ़ाऊँ, एक्स्ट्रा अलग से रिवीजन करा दूँ, पुनरावृत्ति करवा दूँ, ताकि आप लोगों को कुछ जो आप पीछे पढ़ चुके हैं उसको फिर दोबारा से याद कर ले, दोबारा से वो आपके माइंड में आ जाए। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आप लोग को व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, और व्याकरण के बारे में मैं कुछ बताऊंगी, कुछ जानकारियां दूंगी जो आप जरूर याद रखिएगा, जरूर पढ़िएगा। तो समझ, व्याकरण आखिर है क्या? व्याकरण कहते किसे है? व्याकरण होता क्या है? व्याकरण तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन व्याकरण के बारे में हम लोग को ये नहीं पता होता है कि व्याकरण होता क्या है। पता होता है लेकिन दिमाग में नहीं रहता है। इसलिए मैं चाही कि फिर से मैं आप लोग को इसको रिमाइंड करा दूं, फिर से दोबारा पढ़ाऊं, ताकि आप लोग फिर से इसको याद कर लें। अब पहले भी पढ़ चुके होंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम लोग भाषा को शुद्ध लिखना तथा पढ़ना जानते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं? व्याकरण के द्वारा ही हम लोग शुद्ध लिखना पढ़ना जानते हैं। अगर हिंदी साहित्य के बारे में हमें जानकारी है तो समझिए वो व्याकरण के द्वारा ही है। ऐसे टूटे फूटे शब्दों में तो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी शब्द बोल सकता है, लेकिन कोई भी वाक्य बोल सकता है, लेकिन उसमें शुद्धता लाने का कार्य हमारा व्याकरण ही करता है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई बोलता है कि आम राम खाता है, तो आम राम खाता है, इसमें शुद्धता नहीं आ रहा है, इसमें क्या आ जा रहा है? पहले राम आ रहा है, पहले आम आ रहा है। आम क्या है? कोई चीज है। फिर नाम आ रहा है यानी राम आ रहा है, यानी वो संज्ञा आ रहा है, उसका खाना, उसके बाद क्रिया आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये अशुद्ध हो जाता है। तो पहले हमें क्या कौन आना चाहिए? पहले संज्ञा आना चाहिए, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम जो आखिर यह काम कौन व्यक्ति कर रहा है, खाने का हो, पढ़ने का हो, खेलने का हो, घूमने का हो, जो भी कार्य है, आखिर वो कौन व्यक्ति है जो कर रहा है, तो उसका नाम तो हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम उनका नाम रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? राम। और राम जो है क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो आम खाने का काम कर रहे हैं। क्या करने का? आम खाने का काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम लिख देते उसमें राम खाता आम, तो भी गलत हो जाता है, क्योंकि क्रिया तो पहले नहीं आएगा, क्रिया बाद में आता है। तो यहाँ क्या हो गया? वो तब क्या पहले आ गया? खाने से पहले क्या आ गया? आम, यानी राम आम खाता है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि
व्याकरण के आचार्य कौन है? आचार्य कौन है? रचयिता कहिए, इसे निर्माता कहिए, जो कहिए, आखिर व्याकरण के बारे में कौन बताया, किन्होंने हमें जानकारी दी, कौन ये चीज का ज्ञान करवाया कि व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध लिखना तथा पढ़ना सिखाते हैं। तो उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। उनका नाम हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जिस भाषा को हम सीख रहे हैं और जिस भाषा को हम जान रहे हैं, जिस भाषा में हमें शुद्धता मिल रही है, अगर उनका आचार्य कौन है, कौन इनको लेके आया इस व्याकरण को, जिसके बारे में जानकारी दिया, उनका नाम याद रहना बहुत जरूरी है, जिनका नाम है व्याकरण। व्याकरण नाम है हमारा। ये देखिए, ये व्याकरण होता है। हम लोग क्या पढ़े? व्याकरण पढ़े, लेकिन जिन्होंने व्याकरण का निर्माण किया, बताया जिनके बारे में, वो आचार्य जी का, या उनको निर्माता कहिए या रचयिता कहिए, जो कहना है कहिए, तो उनका क्या नाम है? व्याकरण। बोलने में लग रहा है थोड़ा ऐसा, लेकिन अगर सही से उच्चारण किया जाए तो वो व्याकरण आ रहा है, और ये क्या आ रहा है? व्याकरण आ रहा है। तो उनका नाम क्या था? व्याकरण। ये निश्चित रूप से आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आइए, अब मैं आप लोग को ये बताने जा रही हूं कि व्याकरण का मुख्य रूप से 3 विभाग होता है। हम लोग जान गए, अब तो हम लोगों को पता हो गया कि आखिर व्याकरण है क्या, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या होता है, ये जान गए। व्याकरण को के आचार्य कौन है, निर्माता कौन है, इन्होंने इनके बारे में हम लोगों को जानकारी दी, उनका नाम जान गए, जिनका नाम व्याकरण है। अब हम लोग जानेंगे कि व्याकरण के रूप कितना है। तो व्याकरण का मुख्यतः 3 विभाग है ना, जिसमें से पहला है छंद या वर्ण विचार, दूसरा है शब्द या साधन विचार, और तीसरा है वाक्य विन्यास। नोट करेंगे आप लोग इसको अच्छे से। ठीक है, यानी व्याकरण का मुख्यतः 3 विभाग होते हैं। पहला छंद या वर्ण विचार, दूसरा शब्द साधन, और तीसरा वाक्य विन्यास। अब थोड़ा इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर छंद या वर्ण विचार क्या है, शब्द साधन क्या है, वाक्य विन्यास क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अगर इसमें आपको पहला विभाग में आपको बताया थे छंद या वर्ण विचार, तो आप ऊपर में लिख लिए होंगे, इसलिए मैं आगे ऊपर का क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इसके आगे बताना है। तो देखिए, अब आगे आपका पहला विभाग में हम लोग जानेंगे छंद।
दोहा या चौपाई लिखने में करते हैं। हम लोग छंद विचार का प्रयोग किस चीज में करते हैं? कविता, दोहा या चौपाई लिखने में करते हैं। जैसे कोई भी आप लोग की बुक में तो हमेशा कोई ना कोई कविता दी ही रहती है, तो उनका प्रयोग हम लोग का किस विचार में आता है? उनका प्रयोग छंद विचार में आता है। अब छंद विचार में मैं आपको लिखाई थी छंद या वर्ण विचार, तो ये मैं छंद का बताई थी, अब मैं बता रही हूँ आपको वर्ण विचार। वर्ण विचार का प्रयोग शब्द बनाने में किया जाता है। अब देखिए छंद विचार में आप लोग को पता चल गया ये कविता, दोहा या चौपाई लिखने में किया जाता है, लेकिन वर्ण विचार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शब्द बनाने में। जो भी वर्ण हम लोग पढ़ते हैं उस वर्ण को जोड़कर एक शब्द तैयार किया जाता है, वो वर्ण विचार के द्वारा होता है। नीचे का आप लोग लिख लिए होंगे, इसलिए मैं इसको क्लीन कर दे रही हूँ। अभी आप जाने छंद विचार और वर्ण विचार। अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ शब्द साधन। अब देखिए यहाँ आप जान गए थे वर्ण विचार का प्रयोग शब्द बनाने में किया जाता है। अब शब्द साधन में भी इसका रूप आ जाएगा। शब्द साधन जिन वर्णों के प्रयोग से हम जिन वर्णों के प्रयोग से हम शब्द बनाते हैं,
जिन वर्णों के प्रयोग से हम शब्द बनाते हैं वही शब्द हिंदी साहित्य में काव्य की रचना करने में सहायक होता है, क्योंकि शब्द साधन का मतलब ही है वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना और शब्दों को इकट्ठा करके वाक्य बनाना। तो जब हम शब्दों को जोड़कर एक वाक्य तैयार करते हैं तो वो हिंदी साहित्य में क्या बन जाता है, काव्य की रचना करने में वो सहायक प्रदान करता है। जैसे कमल का फूल बहुत सुंदर है। ठीक है, तो देखिए शब्द साधन तैयार हो गया। कैसे? कमल ये शब्द है, का फूल शब्द है, बहुत सुंदर है, ये सब क्या है, अलग अलग शब्द है, लेकिन इन्हें क्या किए हम, इकट्ठा कर दिए। जब हम इन्हें इकट्ठा किए तो ये एक बहुत ही सुंदर सा वाक्य बन गया। क्या? तो यही मेरा शब्द साधन है। यही सारे शब्दों को क्या किए, इकट्ठा करके एक जगह लिख लिए। ये शब्द तैयार है, ये भी शब्द तैयार है, ये भी शब्द तैयार है, ये सारे शब्द तैयार है। इसी को शब्द साधन कहते हैं। अब आइए वाक्य विन्यास। अब जानते हैं वाक्य विन्यास क्या है। जिन सार्थक वाक्यों की प्रारंभिक दशा से लेकर कहने का अर्थ क्या है, प्रारंभिक यानी शुरुआत से लेकर समाप्ति तक, का वाक्य विन्यास कहलाता है। कहने का मतलब है कि शुरू से लेकर अंत तक, समाप्ति अर्थात अंत तक जो वाक्य होता है वो वाक्य विन्यास कहलाता है। ठीक है, अब जानते हैं जैसे बहुत पुरानी बात है, एक राज्य में एक
बाकी राजा रहते थे। अब देखिए, यहाँ से तो हम शुरुआत किए कहानी की। कहानी की शुरुआत में पहले लाइन में हमने बताया आपको कि एक समय की बात है ना। एक बहुत पुरानी बात है कि एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहते थे। तो यहाँ आकर के ये क्या वाक्य क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। तो जहाँ समाप्त हो रहा, अब यहाँ से है उनके बारे में जो भी कथन कहना है उसके आगे फिर शुरुआत होगी, ठीक है। फिर उनके बारे में आगे शुरुआत होगी तो वो फिर प्रारंभिक आ जाएगा। फिर वो लाइन, वो वाक्य जहाँ जाकर समाप्त होगी वो समाप्त कहलाएगा, अंत कहलाएगा। इस तरह से करते करते हम लोग एक कहानी का रूप दे देते हैं, एक कहानी तैयार कर देते हैं और उसी से हम लोगों को पता चलता है कि ये वाक्य विन्यास है। तो आप समझ रहे हो कि जिन सार्थक वाक्यों की प्रारंभिक दशा से लेकर समाप्ति तक का वाक्य विन्यास कहलाता है। जैसे बहुत पुरानी बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहते थे। अब आप इसे नोट कर लेंगे अच्छे से और इसे बेहतर रूप से अपने HW की कॉपी में लिखेंगे साफ सुंदर अक्षरों में और इसे याद भी करेंगे, क्योंकि जब क्लास शुरू होगी, ऑफलाइन क्लास जब शुरू होगी, जब आप विद्यालय आएंगे तो मैं इसके बारे में आपसे जरूर पूछूंगी और आपको बताना होगा। तो अब आप लोगों को मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगी। इसके बाद आगे भी पढ़ाना है, व्याकरण के बारे में कुछ और भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन अगले दिन अगले क्लास में, ठीक है। और इसको आप लोग अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा। इसी के साथ अब हम आपसे क्लास ऑफ करने जा रहे हैं। क्लास अब यहाँ इतना ही देर का क्लास था, इतना ही आपको पढ़ना है और आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले दिन। ओके, बाय।